आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ चल रहा है और डेंटिस्ट्री में हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी झंझट से निकल के अभी डेंटिस्ट्री भी जा रही है टेक्नोलॉजी के दौर में, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, आज मॉडर्न डेंटिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है, डिजिटल डेंटिस्ट्री। सो डिजिटल डेंटिस्ट्री के कई कंपोनेंट्स हैं। एक डायग्नोसिस के लिए यूज होने वाला डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें आरवीजी एक टेक्निकल एक्सरे प्रोसेस है, जिसमें आपको फिल्म की जगह सेंसर यूज करके इमीडिएट प्रोसेस्ड इमेज मिलता है। हमें डिजिटल डेंटिस्ट्री वर्कफ्लो के माध्यम से न केवल अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि इसमें प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं। डिजिटल डेंटिस्ट्री से आगे जो नया टर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI in healthcare is not artificial intelligence, it is augmented intelligence. It's always going to help Help the the doctor. medical people, the consultants, the doctors, the dentist and every medical professional. एक ट्रीटमेंट है जो ज़रूरी है, जैसे दांतों में कैविटी हो गई है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, कहीं चोट लग गई है, तो ये अर्जेंट एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट से एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पहले हम रॉ फूड खाते थे, फाइबरस फूड खाते थे, आज हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हम एकदम पका हुआ भोजन करते हैं, तो उसको चबाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रिफाइंड चीज़ें खाने लगे हैं, राइट? तो फाइबरस नहीं होता है। ओरल कैविटी में एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म है। चॉकलेट हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो चिप्स हो, कोई भी चिपकने वाली चीज़ अगर आपके दांतों पर रह जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक दुष्प्रभाव दांतों पर आता है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर मुझे ये मालूम है कि ये डिफेक्ट मेरी इस गलती की वजह से या इस लापरवाही की वजह से हो रहा है और मैं समय रहते सचेत हो जाऊं, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहा हूँ या बहुत ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहा हूँ जो दांतों को चिपक रही हैं, पर मैं साफ भी नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे मालूम है कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे देर सवेर होने वाली है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ एक नुकीला दांत होता है, वो कंटिन्यूसली सालों साल जुबान को लग रहा है, यानी घर्षण कर रहा है वहाँ पर। उससे क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा अल्सर बनता है। फिर 5 साल बाद पता चलता है कि वो अल्सर प्री कैंसरस लीजन में कन्वर्ट हो गया और बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो गया। जितना जागरूक होकर इन चीज़ों को समझेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि प्रिवेंशन से ना केवल हम अपनी सेहत को अच्छा रख पा रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़े खर्चे से भी बच रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजीनगर के पॉडकास्ट में। आज मैं आपकी होस्ट डॉक्टर नेहा आपका स्वागत करती है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट है जो बात करेंगे हेल्थ, हीलिंग एंड हैप्पीनेस के बारे में। वो है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, डायरेक्टर एंड डेंटल सर्जन एज अ कंसल्टेंट एट महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजीनगर। तो सर, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डियर। मुझे बताइए, फर्स्ट आप एडमिनिस्ट्रेटर है या डेंटिस्ट? व्हाट वुड बी योर टेक ऑन बाय दिस? डिफ़ॉल्ट मैं बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन ही हूँ और पैशन भी डेंटिस्ट्री में काम करने रहने का है। लेकिन हेल्थ केयर में जो डेवलपमेंट्स हैं, जो एक हेल्थ केयर मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, वह डेंटल क्लिनिक में भी करता था और उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उससे मैं एक्टिवली हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के फील्ड में आ गया। आज भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ, तो डेंटल ट्रीटमेंट भी करता हूँ। यस सर। महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना जाता है उसके होलिस्टिक केयर के लिए। जी। तो आप हमें जरा उस पर एक फोकस करके बताएंगे कि होलिस्टिक केयर जी। एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करती जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका नेहा।
हमें ये समझना होगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो एक ही छत के नीचे कैसे मिल सकती है। अक्सर जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एलोपैथी को प्रैक्टिस करते हुए मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब हम हॉलिस्टिक केयर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम सभी पैथीज को एक छत के नीचे अपने आने वाले रोगियों को, कम्युनिटी मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे उपचार होते हैं जो एलोपैथी में कंक्लूड कर दिए जाते हैं कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। खासतौर से जो क्रॉनिक एलिमेंट्स रहते हैं, वहाँ पर एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, या एक हद तक जो रिस्पांस मिला है उसमें लिमिटेशंस रहती हैं, तो वहाँ आयुर्वेद और होम्योपैथ का एक प्रभाव देखने को मिलता है। और डेंटिस्ट्री, हालांकि हॉस्पिटल्स में डेंटिस्ट्री हर जगह हर हॉस्पिटल में नहीं होती है, तो चूंकि महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पैथीज हैं, सभी स्पेशलिटीज़ हैं, और हम आने वाले हर रोगी को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, हर प्रकार से उनके रोगों का उपचार कर सकते हैं। कुछ ऐसे एलोपैथी में ट्रीट ना करने वाले यदि रोग हैं, तो उनको होम्योपैथी और आयुर्वेद से हम ठीक कर सकते। रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं। सो जैसे आपने अभी कहा सर कि डेंटल डिपार्टमेंट भी हमने इंक्लूड किया है होलिस्टिक केयर में, तो डेंटल डिपार्टमेंट में क्या ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है जो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस होलिस्टिक केयर? जी, जनरली जितने भी डेंटल ट्रीटमेंट को लेने के लिए पेशेंट्स आते हैं, उनका पहला एम रहता है कि वो घर के आसपास ही एक डेंटिस्ट या डेंटल क्लिनिक को विजिट करके अपना ट्रीटमेंट करा लें। यस। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और उनको डेंटल ट्रीटमेंट देते समय हमें कभी कार्डियोलॉजिस्ट से राय लेनी पड़ती है, कभी नेफ्रोलॉजिस्ट से राय लेनी पड़ती है, कभी मेडिकल फिजिशियन का ओपिनियन लेना पड़ता है। तो ऐसे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए डेंटिस्ट्री की फुल सर्विसेज एक ही जगह मिले, इस एम के साथ हमने महावीर हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट शुरू किया है। और इस डिपार्टमेंट में हमारे पास 4 फुल टाइम कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं, 2 डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, और लगभग हर स्पेशलिटी के विजिटिंग कंसल्टेंट्स भी हैं। Yeah. तो इस तरह से इवन डेंटिस्ट्री में जो लगने वाली सुविधाएं हैं, मिलने वाले उपचार हैं, वह भी हम एंड टू एंड सर्विसेज के साथ डेंटल डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वहाँ भी पूरा होलिस्टिक डेंटल डिपार्टमेंट है, ऐसा हम बोल सकते। जी हाँ, आप ऐसा मान सकते हैं कि एंड टू एंड अगर मैं डेंटिस्ट्री के सभी ट्रीटमेंट की बात करूं, चाहे वो सर्जरी है, चाहे वो दांतों की सफाई है, चाहे वो रूट कैनाल है, इम्प्लांट है, और इससे कहीं ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता देने के लिए ओरल हेल्थ गाइडेंस है, ये सभी चीज़ें हम डेंटल डिपार्टमेंट के माध्यम से होलिस्टिक डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट के रूप में प्रोवाइड करते प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे सर छत्रपति संभाजी नगर एक औद्योगिक शहर है, जहाँ के लोगों का जो टाइम दिन भर का है वो काम में इतना ज़्यादा जाता है, हर किसी का ही जाता है, बट एक कंसेप्ट जो हमने महावीर हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया है, टूथ इन एन आवर, 1 घंटे में आपको जो है वो सर्विस मिलेगी। तो वो एक बार हमें एक फोकस करके बताएंगे प्लीज कि कैसे होता जी। सो टूथ इन एन आवर एक कॉन्सेप्ट है जिसके लिए डेंटल ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है, और प्लानिंग में ये देखा जाता है कि हम
कौन कौन से उपचार को एक ही घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आज मॉडर्न डेंटल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट है जिसे सिंगल सिटिंग में कंप्लीट किया जाता है, और रूट कैनाल करने के बाद उसे क्राउन या कैप साधारण भाषा में बोलते हैं, वह देने का प्रोविज़न किया जाता है जिससे कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। हो सके। तो रूट कैनाल वाला पार्ट सिंगल सिटिंग में हो जाता है, और उसी समय पे हम क्राउन प्रिपरेशन करके इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होने की वजह से हम क्राउन भी बना के दे सकते हैं, और इस तरह से एक ही सिटिंग में रूट कैनाल प्लस क्राउन ये दोनों ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो सिंगल सिटिंग में हो जाते हैं और लगभग 1 घंटे से कम समय में हो जाते हैं। तो ये एक फिलॉसफी है जो ये मानती है कि जिन ट्रीटमेंट को सिंगल विजिट में पूरा किया जा सकता है, उन्हें हम आने वाले क्लाइंट, रोगी का समय बचाते हुए एक ही बार में पूरा कर दें। और औरंगाबाद इस सिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इतने सारे बैंकिंग सेक्टर के यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वैसे भी एक साधारण आदमी भी नहीं चाहता है कि उसको बार बार डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आना पड़े। तो आना जाना हर किसी को कम्बरसम लगता है। तो ये दृष्टिकोण से हम अपने डेंटल डिपार्टमेंट में उन सुविधाओं को रखते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सभी ट्रीटमेंट जो सिंगल सिटिंग में किए जा सकते हैं उसको हम पूरा कर सकें। जैसे आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ चल रहा है, और डेंटिस्ट्री में हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियल्स मिक्स करना, उसको पोर करके फिर इम्प्रेशन लेना, ये सारी झंझट से निकल के अभी डेंटिस्ट्री भी जा रही है टेक्नोलॉजी के उस दौर में। तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, आज मॉडर्न डेंटिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है, डिजिटल डेंटिस्ट्री। सो डिजिटल डेंटिस्ट्री के कई कंपोनेंट्स हैं। एक डायग्नोसिस के लिए यूज होने वाला डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें आरवीजी एक टेक्निकल एक्सरे प्रोसेस है, जिसमें आपको फिल्म की जगह सेंसर यूज करके इमीडिएट प्रोसेस्ड इमेज मिलता है, जो आपका समय बचाता है, और उसकी जो इमेज क्वालिटी होती है उसको एक्सप्लेन करते समय पेशेंट भी बहुत आसानी से समझ लेता है। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री डायग्नोसिस में भी काम में आता है। डायग्नोस्टिक्स के अदर टूल्स हैं जिसमें सीबीसीटी एक बहुत कॉमन यूटिलाइज होने वाला फैसिलिटी है। इसमें भी आपको मल्टीपल इमेजेस, 1 मिलीमीटर थिकनेस के इमेजेस भी आपको मिल जाते हैं। तो इससे डिटेलिंग बहुत अच्छी मिलती है आपको, टिश्यू की, आपके बोन की, आपके टूथ की। तो यहाँ पर भी डिजिटल डेंटिस्ट्री यूज़ हो रही है। प्लानिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम क्राउन प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उनकी डिज़ाइनिंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो भी डिजिटल डेंटिस्ट्री का पार्ट है। सो डिजिटल डेंटिस्ट्री का पूरा एक वर्क फ्लो है। पहले हम जो इम्प्रेशंस दांतों को बनाने के लिए, माप लेने के लिए लेते थे, क्राउन बनाना है, ब्रिज बनाना है, डेंचर बनाना है, वो सब हम पहले इम्प्रेशंस और मटेरियल्स को यूज़ करके लेते थे। आज ये काम स्कैनिंग, इंट्राओरल, एक्स्ट्राओरल, फोटोग्राफ, इन सब के मिक्स एंड मैच से किया जाता है। तो ये पूरा फाइन आर्टिकुलेशन ऑफ डेटा हमें डिजिटल डेंटिस्ट्री वर्कफ्लो के माध्यम से न केवल अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि इसमें प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं। और उसका एडवांटेज आज हम प्रिसीजन और परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अच्छे सॉल्यूशंस के साथ डिलीवर कर सकते हैं। सो डिजिटल डेंटिस्ट्री एक नए रूप में डेंटिस्ट्री में ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड अडॉप्ट हो चुका है, और आने वाले समय में ये और मजबूती से
हमारे पॉपुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाला है। डिजिटल डेंटिस्ट्री से आगे जो नया टर्म है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल डेंटिस्ट्री, बिकॉज जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन पर बेस्ड हैं। आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि हमारे जो डिजिटल एक्सरेज हैं, डिजिटल स्कैन्स हैं, डिजिटल कोन बीम सीटी स्कैन्स के इमेजेस हैं, उन सब का इवैल्यूएशन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन से एक हेल्पफुल मोड में सामने आएगा। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। AI in healthcare is not artificial intelligence, it is augmented intelligence. It's always going to help Help the the doctor. medical people, the consultants, the doctors, the dentist, and every medical professional. So, ये artificial intelligence सबसे पहले डिजिटल डेंटिस्ट्री में इनकॉर्पोरेट हुआ है, और उससे जो सॉल्यूशंस आए हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल लॉन्ग टर्म सक्सेस वाले सॉल्यूशंस आज डेंटिस्ट्री में हम महावीर हॉस्पिटल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डिजिटल डेंटिस्ट्री परफेक्शन एंड प्रिसीजन दोनों प्रोवाइड करेगा बिल्कुल पेशेंट्स बिल्कुल प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस विद परफेक्शन एंड एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन। यस सर, मैंने देखा है कि जब कोई पेशेंट्स होते हैं जो किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, किसी डेंटल सर्जन के पास जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी होती है, पर फिर भी जो प्राइस होता है, जो कीमत होती है पूरे ट्रीटमेंट को लगने की, वो थोड़ी ज़्यादा है। जी ये उनका एक परसेप्शन होता है। जी तो उसके बारे में कुछ है जो महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा जी कि वो बात भी कवर हो जाए? जी। देखिए, हर ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, तो उसमें ऑप्शन 1 है कन्वेंशनल रूट कैनाल थेरेपी। उसका एक अलग सिस्टम है, उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल डिफरेंट है, उसमें लगने वाला समय अधिक है। दूसरे अगर मैं बात करूं सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है, उसमें यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंटेशंस अलग हैं, उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स अलग हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम क्या ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास रीजनेबल चार्जेस का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, एंड हायर टेक्नोलॉजी बेस्ड मटेरियल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके जिस ट्रीटमेंट को हम डिलीवर कर रहे हैं वो अबव एवरेज कॉस्ट वाले ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ऑलमोस्ट हर डेंटल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के लिए अवेलेबल है। कुछ ही लिमिटेड ऐसे प्रोसीजर होंगे जहाँ पे हम ऑप्शन ए या बी नहीं दे सकते हैं। स्पेशली जो सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं वहाँ पर डेंटिस्ट्री में या जनरल मेडिकल प्रोसीजर्स में भी वो लिमिटेशन होती है कि हम उनमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं ला सकते हैं। ऑलमोस्ट 80% मटेरियल्स जो डेंटिस्ट्री में इंडिया में यूज़ हो रहे हैं वह आज भी अदर कंट्रीज से आते हैं, यानी इम्पोर्टेड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो हायर साइड पे रहती है, और उन मटेरियल्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो सर्टेनली हमारा कॉस्ट फैक्टर बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि यदि कोई डेंटिस्ट किसी प्रोसीजर का एक एक्स अमाउंट कोट कर रहा है, इसका मतलब वो 100% एक्स अमाउंट उसकी फीस है, ऐसा नहीं रहता है। डेंटिस्ट्री में मटेरियल प्लस परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर इज इक्वल टू फीस। ये कंसल्टेशन बेस्ड प्रोसीजर नहीं है। डेंटिस्ट्री एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, यहाँ पे हमें प्रोसीजर को परफॉर्म करना पड़ता है, और वो परफॉर्म करते समय हमें जो मटेरियल्स यूटिलाइज करने होते हैं उनका जो कॉस्ट है वो डिसाइड करता है कि मुझे आने वाले पेशेंट से क्या चार्जेस लेना चाहिए। मैं मटेरियल्स में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा
तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर मैं क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो प्रोग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लिमिट होगा। सो यदि मुझे सक्सेसफुल प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशंस देना है तो कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ना होगा। और ये बात हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स को, पेशेंट्स को समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कि डेंटल प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव हैं तो वो क्यों एक्सपेंसिव हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आसानी से हम उन ट्रीटमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकेंगे, उनके चार्जेस को एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कर सकते। आज की जो जनरेशन है, जेन जी या मिलेनियर्स हो, कोई भी हो, अच्छी स्माइल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाली स्माइल, वो प्रोवाइड करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डेंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं। जी। तो महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम वो सब कैसे-कैसे प्रोवाइड कर सकते? जैसा मैंने आपको बताया कि डेंटल डिपार्टमेंट 100% इक्विप्ड है। एक ट्रीटमेंट है जो ज़रूरी है, जैसे दांतों में कैविटी हो गई है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, कहीं चोट लग गई है, तो ये अर्जेंट एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट से एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक रिक्वायरमेंट बेस्ड है, जहाँ पेशेंट का या फैमिली मेंबर्स का ये रिक्वायरमेंट है कि अच्छा दिखना चाहिए, दांत अच्छे दिखने चाहिए, अलाइन दिखने चाहिए, तो ये डिमांडिंग ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक की तरफ जाता है, एस्थेटिक वाला। एस्थेटिक पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये दोनों ही एक अलग-अलग कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री बहुत ही प्रोग्रेसिव ब्रांच है। इसमें मटेरियल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। पेशेंट का एक्सपेक्टेशन भी बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। और टू क्रिएट स्माइल इज़ नाउ अ न्यू नॉर्मल फॉर एवरी डेंटिस्ट। और जो सेटिस्फैक्शन हमें आने वाले पेशेंट्स के स्माइल को निखारने में आता है, वो एक अलग ही लेवल पर रहता है। पेशेंट्स भी सेटिस्फाइड होते हैं, हमें भी अचीवमेंट की तरह अच्छा लगता है। और ये सब पॉसिबल इसीलिए है कि इनके मटेरियल्स, इनकी टेक्नोलॉजी, इनमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, कन्वेंशनल एंड डिजिटल दोनों ही प्लेटफॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। तो आज शहर औरंगाबाद में बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, और हमारे हॉस्पिटल में जो सेटअप है, ये सभी इस चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं कि हम भली-भांति डेंटल ट्रीटमेंट का जो एस्थेटिक पार्ट है, जो स्माइल डिज़ाइन पार्ट है, हम मोर देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट तक कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, अचीवेबल है। और बहुत अ, अधिक नंबर में एस्थेटिक ट्रीटमेंट के लिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए इंक्वायरीज़ आती हैं, लोग विज़िट करके जाते हैं, और जिन्हें ज़रूरी लगता है वो ट्रीटमेंट कराते हुए हैं। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाऊँगी। आपने जो मेंशन किया था कि कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल के दूसरे डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स, जिनके प्रोसीजर्स हम नहीं कर सकते हैं नॉर्मल डेंटल चेयर पे। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें बताइए कि जैसे प्रोवाइड कर। बिल्कुल। देखिए, कुछ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ब्लड थिनर्स पे हैं, हायर मेडिकेशन पे हैं, सालों साल से उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका इम्पैक्ट्स है। ओरल कैविटी इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी, राइट? मुख शरीर का दर्पण है। तो जो कुछ भी चेंजेस आते हैं वो सबसे पहले ओरल कैविटी में आते हैं। और ओरल कैविटी में अगर कोई भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो हमें मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उस मेडिकल हिस्ट्री में यदि हमें पता रहता है या पता चलता है कि एक्स वाई जेड मेडिकेशन चल रहा है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या वह हमारे ट्रीटमेंट को कहीं न कहीं ब्रेक कर सकता है, बाधा बन सकता है, ऐसी सिचुएशन में हमें उनके मेडिकल स्पेशलिस्ट से, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट हो, चाहे
ऑन्को सर्जन हो, ऑन्को फिजिशियन यानी कैंसर सर्जन, कैंसर फिजिशियन हो, इनसे डिस्कस करना पड़ता है और फिर जो डेंटल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन को बनाए, बनाए। ऐसी ट्रीटमेंट को हम बहुत प्रॉपरली प्लान करके दे सकते हैं। यही कारण है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक डेंटल डिपार्टमेंट को रखा गया है। सो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, इंडस्ट्रियल ट्रॉमा का केस है, फॉल, ऊंचाई से गिर जाने का केस है, स्पोर्ट्स इंजरीज हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं, केसेस हैं, जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच रखनी पड़ती है। और यदि मेरे पास बाकी सब डिपार्टमेंट हैं, तो मुझे यहाँ डेंटल ट्रीटमेंट देने के लिए ना केवल सहूलियत हो जाती है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम मिल जाता है, जो उस पेशेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक बड़ा सपोर्ट बनता है। सो एक बात है कि ओरल हेल्थ और हमारी ओवरऑल हेल्थ, जी, ये दोनों एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं जी, अलग अलग एस्पेक्ट में। जी। तो हम ऐसे क्या हर रोज की डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं जी। जिससे ये दोनों बहुत अच्छे से मेंटेन हो। बहुत अच्छा सवाल किया है नेहा आपने। ओरल हेल्थ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद ओवरऑल हेल्थ, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ओरल हेल्थ के मेंटेनेंस में हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खान पान पूरा बदल गया है। पहले हम रॉ फूड खाते थे, फाइबरस फूड खाते थे, आज हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। हम एकदम पका हुआ भोजन करते हैं, तो उसको चबाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रिफाइंड चीज़ें खाने लगे हैं, राइट? तो फाइब्रस नहीं होता है। माउथ यानी ओरल कैविटी में एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म है। यदि आप ज़्यादा चबाएँगे, फाइब्रस चीज़ें खाएँगे, ज़्यादा चबाएँगे, तो आपको लगेगा कि आपका सैलिवेशन बहुत बढ़ गया है, जो एक सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म रखता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन यदि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, हमारे खान-पान में वो सब चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारी ओरल कैविटी का ध्यान रखना पड़ता है। जितना स्टिकी फूड है, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो चिप्स हो, कोई भी चिपकने वाली चीज़ अगर आपके दाँतों पर रह जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक दुष्प्रभाव दाँतों पर आता है। कैविटी फ़ॉर्म हो जाती है, या दाँतों और गम्स के स्पेस के बीच में खाना फँस जाता है, तो उससे मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये करना बहुत आसान है। हम सवेरे और रात में 2 बार यदि ब्रश करते हैं, मसूड़ों की मालिश करते हैं, तो निश्चित ही हमारे दाँत साफ रहेंगे। कुछ खा रहे हैं अगर हम उसके बाद कुल्ला कर लेते हैं, तो उससे भी हमारे दाँत साफ रहते हैं। अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि कुछ फँसा हुआ ना रह जाए, कुछ चिपका हुआ ना रह जाए, अन्नकण पूरे साफ हो जाएँ, तो हमारे दाँतों का स्वास्थ्य, हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुछ लोग होते हैं उनको एसिडिटी का शिकायत रहता है, तो उनको बर्पिंग, रिगर्जिटेशन होता है, तो उसकी वजह से भी दाँतों पर इम्पैक्ट आता है। कुछ लोग बहुत खट्टा खाना पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से उनके दाँतों का एनामेल भी वर्न आउट हो जाता है। और ये सब चीज़ों को समय पर खुद जान लेने के लिए हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रखा है, जो मैं अपने प्रैक्टिस में पिछले कई सालों से अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ सेहत का कुल्ला। कुल्ला भारतीय संस्कृति का बहुत पुराना दाँत साफ करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस से जरिए। इसको मैंने सेहत का कुल्ला यानी सेहत से जोड़ा है। मेरा मानना है कि यदि हम सब लोग मॉर्निंग में या रात में सोने से पहले जो ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद जो हम कुल्ला करते हैं, वो थोड़ा अवेयरनेस के साथ करें, सचेत होकर करें। हम अपने एक फिंगर एक उँगली को कुल्ला करने के बाद जो पानी मुँह में लेते हैं, उसके साथ में हम धीरे-धीरे मसूड़ों की मालिश करते हुए फ़ील करें, क्या
कहीं पर उंगली को गांठ जैसा फील हो रहा है, या दबाव डालने से ब्लड आ रहा है, या दांत का कोई भाग शार्प नुकीला लग रहा है, या दांत के कहीं किसी भाग में कहीं रुकावट, यानी कहीं ऐसा लग रहा है कि कैविटी सी दिख रही है, तो अगर हम अवेयर होकर कुल्ला करते हैं तो हम खुद ही जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मुंह के अंदर कोई डिफेक्ट या कोई डिजीज बनना शुरू हो रही है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, ये स्वपरीक्षण अपने आप में हमारे सेहत के लिए एक अच्छी देखभाल का माध्यम बन सकता है। तो इसलिए इसका नाम है सेहत का कुल्ला। तो मेरा सभी से ऐसा आग्रह रहेगा कि जब भी हम सवेरे और रात में अपने दांत साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो एक बार अपनी उंगलियों से हम मसूड़ों की मालिश कर लें, तो हमारा ब्लड फ्लो, रक्त संचार अच्छा होगा, उससे हमारे मसूड़ों की सेहत अच्छी होगी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कहीं हमारे मुंह में कोई डिफेक्ट या डिजीज़ डेवलप हो रही है, तो हम समय रहते अपना उपचार करा सकेंगे। तो दोनों ही माध्यम से ये सेहत का कुल्ला लाभान्वित करेगा। जैसे सर आपने अभी मेंशन किया कि समय रहते ही कोई ट्रीटमेंट कराना, तो इसका डेंटिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल है जी। कि जितना जल्दी मैं एड्रेस कर सकूं कि मुझे कुछ तकलीफ है, उतना कॉस्ट इफेक्टिव भी वो रहेगा और उतना ही वो प्रोसेस भी इजी रहेगा। बिल्कुल। उसके बारे में भी एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा बिल्कुल, बताइए। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर मुझे ये मालूम है कि ये डिफेक्ट मेरी इस गलती की वजह से या इस लापरवाही की वजह से हो रहा है, और मैं समय रहते सचेत हो जाऊँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहा हूँ जो दाँतों को चिपक रही हैं, पर मैं साफ़ भी नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे मालूम है कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे देर-सवेर होने वाली है, और उसके ऊपर यदि कोई मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे डायबिटीज़ है, अस्थमा है जिसमें बहुत सारे इन्हेलर्स वगैरह हमें लेने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो हम रेगुलर ले रहे हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर हम समझ लेंगे कि इनके इस दुष्प्रभाव को समय पे सीमित करने के लिए दाँतों की सफाई, मसूड़ों की सफाई इतना भी नहीं कर सके, तो एटलीस्ट एक डेंटल चेकअप समय पर अगर हम कर लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या कोई बीमारी या कोई डिफेक्ट मेरे मुंह में बन रहा है। अक्सर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ एक नुकीला दांत होता है, वो कंटिन्यूअसली सालों साल जुबान को लग रहा है, यानी घर्षण कर रहा है वहाँ पर। उससे क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा अल्सर बनता है। फिर 5 साल बाद पता चलता है कि वो अल्सर प्री कैंसरस लीजन में कन्वर्ट हो गया, और बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो गया। देखिए कितना छोटा सा कारण है दांत का नुकीलापन, और कितनी बड़ी बीमारी है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें सचेत रहकर यदि अपना ध्यान रखना है तो हम कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना दांत निकलवा देते हैं, फिर लगवाते नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट निकालने के बाद में आपकी एक आदत सी आ जाती है कि आप दूसरी तरफ से खाना चबाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए, ईश्वर ने 30 से 32 दाँत दिए हैं। यदि आप एक दाँत एक साइड का निकलवा देते हैं, तो आप वो पूरी साइड इस्तेमाल नहीं करते। यानी लगभग 50% दाँत आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 50% दाँत ओवरलोड होते हैं, और 50% दाँत अनयूज़्ड रह जाते हैं। ये इम्बैलेंस से आपको क्या होता है, जॉइंट, ये जो जबड़ा है, इसके प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो हम जितना जागरूक होकर इन चीज़ों को समझेंगे, तो हमें ये दिखेगा कि प्रिवेंशन से ना केवल हम अपनी सेहत को अच्छा रख पा रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़े खर्चे से भी बच रहे हैं। क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन आपका प्रिवेंशन उस एक्सपेंस को कम कर सकता है। तो वहाँ पर हमारा सेल्फ अवेयर होना बहुत होना ज़रूरी बहुत जरूरी है। एक जो चीज है कि फेशियल रिहैबिलिटेशन करना, तो इसमें हमारे हॉस्पिटल में हम क्या-क्या सर्विसेज है। जी, इंक्लूड कर जी। रहे हैं? देखिए, फेशियल रिहैबिलिटेशन
या फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। फेस में आता है बाहरी भाग और फुल माउथ में आता है मुख के अंदर के जो रिहेबिलिटेशंस हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में चेहरा जब चोट से विकृत होता है तो उसके ट्रीटमेंट में फेशियल रिहेबिलिटेशन का पार्ट आ जाता है, रिपेयर आ जाती है, स्टिचिंग यानी सुचरिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको कितना नॉर्मल अचीव कर सकते हैं। डिफेक्ट्स होते हैं, उन डिफेक्ट्स को यदि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आर्टिफिशियली उनको क्लोज करना पड़ता है। ट्रॉमा में कभी-कभी आँख पूरी की पूरी निकल जाती है या ये पूरा एरिया डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो प्रोस्थेटिक कंपोनेंट से इसको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। नाक होती है कभी-कभी इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती है कि वो प्रॉपरली बन नहीं पाती है, तो प्रोस्थेटिक मटेरियल से ये बनाई जाती है। ऐसे ही जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, आज हम देखते हैं तो हमारे देश में टोबैको कंजम्पशन बहुत हाई है, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। उसमें हमारे जॉ का पार्ट निकालना पड़ता है, टंग का पार्ट निकालना पड़ता है, ऊपर का जबड़ा है उसमें जो मैक्सिला है उसको निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे भी प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यदि मैक्सिला से कोई पार्ट निकाला है तो बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर हम ऑब्चुरेटर्स बनाते हैं, बोन रिकंस्ट्रक्शन करके वापस से दांतों को लगाते हैं, इम्प्लांट ट्रीटमेंट करते हैं, बेजल इम्प्लांटोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये सब मिलकर फेशियल रिहेबिलिटेशन एंड फुल माउथ रिहेबिलिटेशन दोनों के काम में आता है। जनरली फुल माउथ रिहेबिलिटेशन जो है वो फुल टीथ सेट को वापस से रिहेबिलिटेट करने तक सीमित रहता है, और उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो पूरी एक चेन की तरह की जाती हैं। और फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हमारे चबाने के पूरे प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश करता है। फेशियल रिहेबिलिटेशन हमारे पूरे चेहरे को इस्टेब्लिश करता है, और ये दोनों ही फैसिलिटी हमने डेंटल डिपार्टमेंट और अपने बाकी एसोसिएट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर महावीर हॉस्पिटल में अवेलेबल किए हैं। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अभी इमर्जिंग है, डेंटल इम्प्लांट्स, जो बहुत सारे लोग अभी ऑप्ट कर रहे हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स वर्सेस डेंचर्स, जो ट्रेडिशनल मेथड्स आज तक यूज होते आ रहे हैं, तो इस पे आपका व्यू क्या है? जी, देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके माध्यम से हम एक सिंगल टूथ को रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल टूथ को रिप्लेस कर सकते हैं और कंप्लीट सेट ऑफ टीथ को भी लगा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वेंशनल मेथड्स अच्छे नहीं हैं, वो भी टाइम टेस्टेड है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक नया फिलॉसफी है। और अब ये नया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 25-30 साल से ऑलरेडी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में 50 साल से चल रहा है, तो हम इसे नया नहीं कह सकते। पर यस, ये एक एक्सपेंसिव जोन में जाने वाला डेंटल ट्रीटमेंट है, एक अच्छा ऑप्शन है। और मुझे लगता है जो इस डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट को करवा सकता है उसने करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके नेचुरल टीथ को बचाया जाता है। सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट, जहाँ एक ही दांत को हम इम्प्लांट से रिप्लेस कर रहे हैं, 2 से 3 दांत जहाँ हम एक ब्रिज, डेंटल ब्रिज हम जिसे बोलते हैं, उसको हम 1 या 2 इम्प्लांट से रिप्लेस करते हैं। तो ये सब पेशेंट के फेवरेबल ऑप्शंस हैं। अगर हम उनकी कॉस्ट को आज इवैल्यूएट करें कन्वेंशनल क्राउन एंड ब्रिज वर्सेस इम्प्लांट से, तो आज इतना बड़ा फ़र्क नहीं रह गया है। यस, प्लानिंग ज़रूर लगती है और एक प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। डेंचर के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए इम्प्लांट्स ने एक रेवोल्यूशन लाया है। डेंचर के बहुत सारे लिमिटेशंस थे, हैं और रहेंगे भी। लेकिन इम्प्लांट ने उस डेंचर को मल्टीपल तरीके से सपोर्ट कर दिया।
आप 2 या 3 इम्प्लांट के सपोर्ट से डेंचर को स्टेबलाइज कर सकते हैं और ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में मल्टीपल इम्प्लांट्स लगा के उसको परमानेंटली फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आज नए युग के ऑप्शंस हैं और इनको बहुत अच्छे से पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। इसके फेवरेबल रिजल्ट्स हैं। खाने चबाने का जो एक प्रोसेस है उसको इजी कर दिया है, मेंटेनेंस भी आसान है। पर ये डेंटल इम्प्लांट क्या हम हर किसी के लिए कर सकते हैं? इसमें लिमिटेशन है। मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए ये सोच समझ के करना पड़ता है, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन करके करना पड़ता है। और जब फुल माउथ रिहैब्स की बात हम करते हैं, जहाँ हमें कंप्लीट डेंचर रिहेबिलिटेट करना है इम्प्लांट के सपोर्ट पे, वहाँ पे भी हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें बोन इवैल्यूएशन, सिस्टमिक डिजीज़ का प्रेजेंस, उसका इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ों को हर दृष्टिकोण से देख कर ही हमने डेंटल इम्प्लांट्स को यूज़ करने का एक एडवाइस पेशेंट्स को देना चाहिए। ये एक अच्छा टूल है, इसे एक अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम हर सिचुएशन को डेंटल इम्प्लांट से करेक्ट करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ एक ये भी है कि जिनके दांत आड़े टेढ़े हैं, जिनके दांतों में गैप है प्रेजेंट, और जिनको एस्थेटिक स्माइल चाहिए, उसके लिए ट्रेडिशनली हम ब्रेसेस यूज करते आ रहे हैं, मेटल ब्रेसेस है ये वो। अ, अभी जो अलाइनर्स भी हम यूज करते हैं, तो इसमें भी अलाइनर्स वर्सेस ब्रेसेस, जी। इसमें से क्या हम प्रेफर कर सकते हैं, या अलाइनर्स हम सबको यूज कर सकते हैं या नहीं? जैसा मैंने आपसे कहा नेहा कि प्लान ए, प्लान बी, किसी भी कन्वेंशनल मेथड को हम गलत नहीं बोल सकते। वहाँ से वो फिलॉसफी शुरू हुआ है। दांतों के आड़े-टेढ़ेपन को खत्म करने का फिलॉसफी क्या है? करेक्शन। डायरेक्शन। तो वो अगर कन्वेंशनल मेथड से इतने सारे साल होता आया है तो वो गलत नहीं हो सकते। ये एक एडवांसमेंट है। प्लान बी इज एडवांस्ड वर्जन, जो सहूलियत देता है, स्पीड देता है और प्रिडिक्शन देता है, राइट? तो जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट प्लान्स हम पेशेंट्स को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वेदर इससे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो आ सकते हैं या कुछ लिमिटेशंस रह सकती हैं। कन्वेंशनल में भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, लाइनर्स में भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो केस टू केस उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करके एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ऑर्थोडोंटिक्स। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो स्पेशलाइज्ड इस डेंटल प्रोफेशनल्स हैं, उनका एडवाइस लेकर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा प्लान उनको ज्यादा प्रेफरेबल बेस्ट सूट होगा तो और किससे जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉर्ट आउट होगी, सॉल्व होगी। दैट शुड बी द अप्रोच व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्शन ऑफ माल अलाइन्ड टीथ इन डेंटिस्ट्री। कन्वेंशनल वर्सेस अलाइनर्स, इनके ट्रीटमेंट प्लान में भी डिफरेंस है और इनके ट्रीटमेंट कॉस्ट में भी डिफरेंस है। डिफरेंस। तो अगेन ये हमें समझना होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज इसमें यूज होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वह हमारे प्रोसीजर की कॉस्ट को डिफाइन करती है। यस। सर, आपको अभी इतने साल 30 इयर्स का पूरा स्पैन आपका डेंटिस्ट्री में गया है, जी। तो आपने पूरा एक जर्नी देखा है डेंटिस्ट्री का, फ्रॉम 0 to 30 इयर्स। तो क्या चेंजेस है, जी। हाउ यू एक्सप्रेस दिस जी। जर्नी पूरा? Yes, 3 decades I am in dentistry practicing since long, and change is the law of nature. यस। बदलाव आना ही चाहिए और बदलाव के साथ हमने भी बदलना चाहिए, थॉट्स बदलने चाहिए, अपनी प्रैक्टिस का तरीका बदलना चाहिए और जो भी नया हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और जो भी नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले अपने पेशेंट्स को हम अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो हमने करना चाहिए। 1998-99 में जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो कन्वेंशनल डेंटिस्ट्री को मैक्सिमम यूज़ किया था। उसके बाद 5-6 साल बाद डिजिटल टूल आरवीजी आया, तो समय से मैंने उसको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट किया और मैंने पाया कि जैसे ही मैं
फिल्म बेस्ड एक्सरे से आरवीजी बेस्ड एक्सरे पे शिफ्ट हुआ, तो मेरे पेशेंट्स ने भी अप्रिशिएट किया और मुझे भी इजी गया। और उससे कहीं बड़ा पार्ट था, रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम हो गया, तो मल्टीपल एडवांटेजेस देखने को मिले। एस्थेटिक डेंटिस्ट्री को एक्सेप्ट किया, उसके जो नए नए टेक्निक्स थे उनको अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट किया। तो जब जब जैसे जैसे समय समय पर डेंटिस्ट्री में एडवांसमेंट आते गए, वो मैंने अच्छे से एक्सेप्ट किए और हमेशा उनको पहले मैंने लर्न किया। कोई भी ऐसा चेंज मैंने सडनली अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाया जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग ना ली हो। यदि वो ट्रेनिंग इंडिया में नहीं थी तो मैंने अब्रॉड यूएस जाके, यूके जाके, जर्मनी जाके उनकी ट्रेनिंग्स ली। और मैंने हमेशा इस चीज़ को फॉलो किया है कि मेरे पेशेंट्स को जब मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो कहीं से भी मैं नॉलेज में कमज़ोर ना रहूँ और मेरे स्किल्स भी समय समय पर टू द पॉइंट ऑफ केयर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करने जैसे हों। तो मैं समय समय पर अपने आप को ट्रेन करता रहा हूँ, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से, और ऑलमोस्ट आज ये सभी डेंटिस्ट करते हैं। बट समय पे करता रहना चाहिए। चेंज हैज़ टू बी in correspondence to the time. Then we are able to give good service to our patients. आज 30 इयर्स में ऑलमोस्ट डेंटिस्ट्री जो एक डेंटल क्लिनिक में प्रैक्टिस होती है, वो फुल रेंज ऑफ ट्रीटमेंट मैं क्लिनिक में भी करता हूँ और लगभग 30 साल से मैं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो हॉस्पिटल सेटिंग में ट्रीटमेंट होते हैं, उसका भी अनुभव मेरा इक्वली है। सो क्लिनिक बेस्ड प्रैक्टिस एंड हॉस्पिटल बेस्ड डेंटल प्रैक्टिस, ये दोनों शहर औरंगाबाद में करने का जो मुझे एक मौका मिला है, वो एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जिकल वर्क करना हर डेंटिस्ट के लिए नहीं आसान होता है। वो भी मैंने 30 साल किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बोलते हैं डेंटल सर्जन, तो इस वर्ड को रेस्पेक्ट करने के लिए हम सभी डेंटिस्ट ने अपने लाइफ टाइम में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सर्विसेज को खुद कर सकें। खुद करने का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। आज हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे हेल्प के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए डेंटिस्ट्री में मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस आ गए हैं। जैसे एंडोडोंटिस्ट है, प्रोस्टोडोंटिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। तो ये सब हमारे डेंटिस्ट्री के सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं। तो आज हमारे पास ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, गाइडेंस है। लेकिन आज से 30 साल पहले इसमें बहुत लिमिटेशन थी। उस समय सभी काम आपको खुद करने पड़ रहे थे। तो खुद करने का जो कॉन्फिडेंस है, उससे जो आउटकम आया, वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट साइड पर है। और वही वजह है कि आज अच्छे से सभी ट्रीटमेंट हम डिलीवर कर पाते हैं। इम्प्लांट्स मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही अर्ली फेज़ में करना शुरू किया था। 2002 में मैंने फर्स्ट केस ओरल इम्प्लांट्स का किया और उसके बाद से करता ही रह रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आज स्पेशलिस्ट करते हैं, वो एट लार्ज ग्लोबली डेंटल सर्जन ही करते हैं। सो जनरल डेंटिस्ट ने अपना कैलिबर और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और अपने आप को इक्विप करना चाहिए, जिससे कि ये न्यूअर टेक्नोलॉजी बेस्ड मोडेलिटीज़ जो हैं, वो टाइमली प्रैक्टिस का पार्ट बन जाए। एक एडवाइस हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स है, डेंटिस्ट है, उनके लिए पर्टिकुलरली कि वो क्या कर सकते हैं और इस फील्ड में? Focus and passion. Focus what you want to practice and perform with passion. Today also, even if I am in administrative capacity of the hospital, if I do not perform dentistry at the end of the day, I find difficulty to sleep. So I want to be
good healthcare manager, but at the same time, a good dentist to serve my patients. Yes. Thank you so much, sir, for this enlightenment session. We are thankful to you for this guidance and everything you provided us. Thank you, Dinesh. Thank you so much. So thank you so much to Dr. Himanshu Gupta, sir, for this informative and interesting session. So Sehat Ka Pulla was the best thing we got today for everyone around, like जो भी watch कर रहे हैं उनके लिए भी और सभी दर्शकों के लिए ये बहुत important advice है जो वो कर भी सकते हैं उनके डेली लाइफ में। इसके बारे में और महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो डेंटल डिपार्टमेंट में वो क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका भी इंफॉर्मेशन अभी हमारे दर्शकों को मिल चुका है। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और प्लीज़ सब्सक्राइब टू महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।